हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की लास्ट क्लास में हमने न्यूटन की गति विषयक नियम तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम बल और बल के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बल क्या होता है। बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। मान लीजिए एक मेज पर एक पुस्तक रखी हुई है, तो ये उसी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक हम इस पर कोई धक्का नहीं लगाएंगे। मान लीजिए हमने इसे धक्का मारा तो ये थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, यानी स्थिति परिवर्तन हो गई। या फिर हमने इस पुस्तक को अपनी तरफ खींचा, ठीक है, तब भी इसकी स्थिति बदलेगी। तो जो धक्का हुआ या फिर जो खींचना हुआ, यही आपका बल कहलाता है। ठीक है, जैसे दरवाजा है, घर का दरवाजा है या किसी मॉल का दरवाजा है, लिखा भी रहता है पुश या पुल। तो वहाँ पे क्या है कि जब हम गेट को बंद करते हैं, धक्का मारते हैं ना, तो वो बल लगाना हो गया। या फिर गेट खोलते हैं तो अपनी तरफ खींचते हैं ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, बल। ठीक है, स्थिति परिवर्तन होगी भी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए दीवार है, दीवार पर अगर हमने धक्का मारा तो दीवार अपनी जगह से हिलेगी नहीं, हमारे उस धक्के से हिलेगी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बल नहीं लगा रहे, बल तो हम लगा रहे हैं, पर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो जो धक्का अथवा खिंचाव होता है वही बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है, अर्थात बल को व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होगी और परिमाण की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है कि बल को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन आपको केवल दिशा, केवल परिणाम या फिर ए और बी दोनों। तो वहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। ठीक है, न्यूटन और डाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि किसके मात्रक हैं, तो ये बल के मात्रक हैं। न्यूटन और डाइन में संबंध होता है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। नेक्स्ट है बल का फॉर्मूला। तो बल होता है आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, ये नियम आपका निकला भी था उस वाले जो द्वितीय नियम था ना न्यूटन का, वहाँ से ये निकला था कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस पर उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान आपका m और त्वरण आपका a। ठीक है, इनके गुणनफल के बराबर होगा आपका बल, यानी कि F बराबर क्या निकल आएगा, ma। इसको याद रखिएगा फॉर्मूले को। और इनके जो मात्रक हैं न्यूटन और डाइन, इनका संबंध याद रखिए। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बल के प्रकार। तो बल के प्रकार का कुछ ऐसा सिस्टम है कि इनके जो उनका परिणामी जो प्रभाव होता है उसके आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है संतुलित बल और दूसरा है असंतुलित बल। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक है, कोई किताब है या कोई मेज है, उस पर कई सारे बल लग रहे हैं। जैसे ये एक पुस्तक ले ली मैंने, इस पर कई सारे बल लग रहे हैं, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, कई सारे बल लग रहे हैं इस पर। तो इसका जो परिणामी बल होगा, ठीक है, उसके हिसाब से इन्हें 2 भागों में बांटा है, एक है संतुलित और एक है असंतुलित। ठीक है, जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी मान 0 होगा तो वो आपका संतुलित बल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपकी वस्तु जहाँ पर रखी है वहीं रखी रहेगी। जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर इधर से बल लग रहा है और इधर से भी एक बल लग रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति इधर से बल लगा रहा है और एक व्यक्ति विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, दोनों का बल समान है। तो इसका क्या होगा, परिणामी बल जो होगा वो 0 निकलेगा। तो उस स्थिति में ये वस्तु जहाँ है वहीं की वहीं रखी रहेगी। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसी कोई वस्तु रखी थी, इधर कोई बहुत पतला इंसान है, इधर कोई मोटा भारी भरकम इंसान है। उसने इधर से बल लगाया और पतले व्यक्ति ने इधर से बल लगाया, तो मोटे वाले का ज़्यादा बल होगा ना, तो वो वस्तु क्या होगी, इधर दिशा में खिसक जाएगी। तो वहाँ पर जो परिणामी मान होगा वो 0 नहीं होगा। उस स्थिति में वस्तु की जो स्थिति होगी ना वहाँ पर बदल जाएगी, यानी कि वो खिसक जाएगी दूसरी तरफ। तो यही है मतलब बैलेंस्ड फोर्स का, कि जब परिणामी बल का मान 0 हो जाएगा तो वहाँ पर संतुलित बल होगा, और जहाँ परिणामी बल का मान 0 नहीं होगा वहाँ पर आपका असंतुलित बल होगा, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स। असंतुलित बल की स्थिति में ही आपका जो वस्तु है उसकी जो भी अवस्था होगी वो परिवर्तित होगी। ठीक है, संतुलित बल अगर लग रहा होगा किसी वस्तु पर तो वहाँ पर आपकी जो वस्तु है वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, अब वस्तुओं के संपर्क के आधार पर इनके 2 प्रकार है, एक संपर्क बल है और दूसरा है असंपर्क बल।
जब वस्तुएं संपर्क में होंगी तब अगर बल कार्य कर रहा है तो वो आपका संपर्क बल होगा। जैसे जो बल वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करता है उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे आपका पेशीय बल हो गया, घर्षण बल हो गया, श्यान बल हो गया। ठीक है, पेशीय बल, जो पेशियों मतलब हमारी जो मांसपेशियों से लगता है, जैसे हमने बाल्टी उठाई, ठीक है, अपने हाथ से, तो वहाँ पर पेशीय बल लगेगा। लेकिन कब लगा? जब हमारे हाथ में बाल्टी थी, यानी कि संपर्क था उस वस्तु का, तभी तो बल लगा ना। तो वही आपका संपर्क बल होता है। और असंपर्क बल में क्या हुआ कि वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में नहीं होती है, फिर भी वो बल का अनुभव करती है, तो वहाँ पर आपका असंपर्क बल होता है। चलिए पेशीय बल देख लेते हैं। पेशीय बल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। मनुष्यों, पशुओं एवं अन्य जंतुओं द्वारा कार्य करने के लिए अपने मांसपेशियों से जो बल लगाया जाता है उसे पेशीय बल कहते हैं। जैसे पानी से भरी बाल्टी उठाना, बैलों द्वारा बैलगाड़ी खींचना, किसी व्यक्ति के द्वारा कार खींचना। ठीक है, फुटबॉल में जो पैरों से बॉल मारते हैं तो वहाँ पर भी हमारी मांसपेशियाँ काम करती हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो बल लगेगा ना उसको पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा भी गया है। नेक्स्ट है घर्षण बल। तो जब दो पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं अथवा एक दूसरी वस्तु के मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है तो इनके संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाले बल जो होता है वो आपका घर्षण बल कहलाता है। इसमें जो बल है वो गति का विरोध करेगा। अगर आसान शब्द में अगर बोले तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है, ठीक है, तो उसके संपर्क तलों के बीच गति की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, वही आपका घर्षण बल होता है। जैसे मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, सड़क पर कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, सड़क पर कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, सामने आगे की दिशा में, तो जो सड़क से जो विपरीत दिशा में एक बल लगेगा गाड़ी के पहियों पर, ये आपका घर्षण बल होगा। ठीक है, संपर्क होना आवश्यक है तभी घर्षण बल लगेगा। ठीक, तो घर्षण बल का मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर कार्य कर रही होगी, गति कर रही होगी, तो वहाँ पर विपरीत दिशा में उसकी गति का विरोध करता हुआ विपरीत दिशा में जो बल लगता है वही आपका घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, घर्षण बल के लाभ भी होते हैं और हानियाँ भी होती हैं। जैसे हम ज़मीन पर चल पाते हैं तो घर्षण बल के ही कारण चल पाते हैं। अच्छा, अब आपने देखा होगा अगर कोई चिकनी सतह है तो वहाँ पर हम फिसलना अनुभव करते हैं कि हम गिर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि घर्षण बल बहुत कम लगता है। कोई चिकनी सतह है ना तो उस पर जो घर्षण बल है वो बहुत कम लगता है, इसीलिए हम वहाँ पर ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे हम फिसलने वाले हैं। ठीक है, और जो खुरदुरी सतह होती है वहाँ पर गिरने का अनुभव नहीं होता है, वहाँ पर आराम से चल लेते हैं। तो होता क्या है, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है सामने आगे की दिशा में, ठीक है, तो उसके पैरों पर जो बल लगेगा घर्षण बल वो विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, तभी हम आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। ठीक है, वाहनों को रोकने में सहायक होता है, जो ब्रेक लगती है ना वाहनों में, तो वो जो आपका है वहाँ भी घर्षण बल लगता है। लिखने में भी सहायक होता है ये। अब इसकी हानियाँ भी हैं। हानियाँ क्या क्या हैं? जो मशीनों में जो हम मशीनों को जो ऊर्जा देते हैं ना काम करने के लिए, तो उनका जो काफ़ी भाग है वो घर्षण बल के कारण व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, जिससे मशीन की दक्षता कम हो जाती है। कल पुर्जे आपने देखे होंगे, जो पुर्जे मशीन में लगे होते हैं वो घिस जाते हैं काफ़ी टाइम बाद, तो वो भी घर्षण बल के ही कारण घिसते हैं। अब घर्षण बल से जो हानि हो रही है इससे बचाने के लिए हम ग्रीस का यूज़ करते हैं, स्नेहक तेल या ग्रीस का यूज़ करते हैं ताकि जो पुर्जे हैं वो घिसकर नष्ट ना हो, काफ़ी टाइम तक चलते रहें। ठीक है, तो घर्षण बल के जितने लाभ है उतनी हानियाँ भी होती हैं इसकी। ठीक है, लेकिन घर्षण बल और श्यान बल और पेशीय बल याद रखिएगा, ये संपर्क बल हैं आपके। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल है या निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ बतानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट मैंने अभी बताया था आपको असंपर्क बल, तो उसमें क्या होता है, वह बल जिसमें वस्तु के संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है वो आपका असंपर्क बल होता है। जैसे चुंबकीय बल हो गया, आपका स्थिर वैद्युत बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, नाभिकीय बल हो गया, ये सारे आपके असंपर्क बल हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अगर हमने कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी तो पृथ्वी उस पर बल लगा रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी और जो वो वस्तु है वो दोनों संपर्क में हैं तभी बल लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। दूर भी होते तब भी बल लगता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, यानी कि असंपर्क में है, दोनों वस्तुएं संपर्क में नहीं है फिर भी बल काम कर रहा है। ठीक है,
चुंबकीय बल भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि चुंबक लोहे से चिपकी हुई रखी है तभी बल लग रहा है, नहीं, थोड़ा दूर भी होती है ना और हम चुंबक लेके जाते लोहे के पास तो एकदम खिंचाव सा अनुभव होता है कि वस्तु चिपक रही है चुंबक से, तो वहाँ पर संपर्क में नहीं होती हैं दोनों, तब भी बल का अनुभव होता है, तो वही आपका असंपर्क बल है। अब है बलों के अन्य प्रकार। तो फर्स्ट है आपका चुंबकीय बल। यहाँ पर जितने भी आपके प्रकार है ना इम्पोर्टेंट, वो आपके सारे मैंने दे दिए हैं एक साथ ही, और जो असंपर्क और संपर्क में बताए हैं आपको उनको याद रखिएगा। तो चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबक के ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल या चुंबकीय पदार्थों के मध्य लगने वाले बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है। और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों के बीच भी जो बल लगता है वो भी आपका चुंबकीय बल कहलाता है। और चुंबकीय पदार्थ जैसे आपका कोई लोहे की छड़ ले ली और चुंबक से जब वो आकर्षित होती है तो उसमें जो बल लगता है आपका, वो भी आपका चुंबकीय बल कहलाता है, ठीक है। फिर है आपका विद्युत बल। तो विद्युत बल क्या होता है? दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं, ठीक है। आवेशित कण समझ में आ रहा होगा। आवेश दो टाइप से होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, तो उनके मध्य जो भी बल लगेगा वो आपका विद्युत बल कहलाता है। अगर इसको दूसरी भाषा में देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से देखेंगे। किसी परिपथ के दो खुले सिरों के बीच इकाई आवेश प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य की मात्रा को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेम वही बात है कि जो दो बिंदुओं के बीच जो भी बल लगेगा आवेशित कणों के बीच, ठीक है, आवेशित कण होने चाहिए तभी आपका विद्युत बल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नाभिकीय बल। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जानते हैं हम सभी। तो इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो भी बल लगता है वही नाभिकीय बल कहलाता है, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। और जब आपका नाभिकों का संयोजन किया जाता है, नाभिकीय विखंडन किया जाता है, तो वहाँ पे भी जो ऊर्जा वगैरह निकलती है वो अलग बात है। लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो भी बल लगता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, वो आपका नाभिकीय बल होता है, ठीक है। एक पॉइंट और मुझे याद आ रहा है कि जो आपकी प्रकृति में बल पाए जाते हैं ना, प्रकृति में, तो वो आपके बल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो प्रकृति में मूल रूप से विद्यमान है वो आपके 4 बल हैं। पहला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। दूसरा है आपका विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबक भी प्राकृतिक रूप से उपस्थित है इसलिए चुंबकीय बल है आपका विद्युत चुंबकीय बल। फिर तीसरा है आपका प्रबल नाभिकीय बल और फिर चौथा है आपका दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। तो प्रकृति में मूल रूप से 4 बल ज्ञात हैं। पहला आपका गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है आपका दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। इनको याद रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण पर आकर्षण प्रकृति का एक बल आरोपित करता है, ठीक है। आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण नहीं होगा, आकर्षण एक बल कार्य करेगा, आरोपित करेगा, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या गुरुत्वीय बल भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर ही है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पृथ्वी पर ही बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण, पूरे ब्रह्मांड में लगेगा, ठीक है। पृथ्वी भी दूसरे पिंडों पे लगा रही है अलग बाहर की तरफ, ठीक है। चंद्रमा पे भी होता है ये, ठीक है। तो जो पिंड है वो आपस में भी लगाते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही समझ में आया कि पृथ्वी द्वारा पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुओं पर लगाया गया बल, ठीक है। जैसे कोई गेंद हमने ऊपर उछाली तो वो नीचे की तरफ आ रही है, क्यों आ रही है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। तो ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण पर एक आकर्षण प्रकृति का बल आरोपित करता है, वही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। न्यूटन ने इसको एक नियम में संबंधित कर दिया था, इसका एक नियम दे दिया था जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। तो इस नियम को देख लेते हैं। इसी बल को उन्होंने उस नियम में समझाया है, ठीक है, कि ये बल किसके बराबर होता है, यही बात उन्होंने उस नियम में बताई है। इस नियम के अनुसार कि इन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल, ठीक है, वही जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई पिंड हमने ए और बी ले लिया, उनका द्रव्यमान m1 और m2 है, उनके बीच की दूरी r है, तो जो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल है उसको F मान लेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, क्या है? द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। ये बात हमने कर ली।
दूसरा क्या है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो नेक्स्ट स्टेप हमने ये लिख लिया, F प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, जब इन दोनों समीकरण को हम मिलाएंगे तो बनेगा हमारा F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें इन दोनों को मिलाने में। अब होगा क्या, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है, पता है हमें। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो आपका g कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस g को ही हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, और इस g का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11। ये मात्रक कैसे निकला, इसको अगर परेशानी हो रही है तो अगर हम इसको यहाँ समझ लीजिए, ये वाली जो है ना, ये वाला जो बॉक्स, इसमें क्या करेंगे, f को यहाँ का यहीं बना रहने दिया, r को पक्षांतर कर दिया हमने, तो f के मल्टीप्लाई में चला जाएगा r² अपॉन m1 m2 को पक्षांतर कर दीजिए, तो m1 × m2 इसके अपॉन में आ जाएंगे और बराबर हो जाएगा आपका g। ठीक है, मात्रक क्या बनेगा, f का मात्रक न्यूटन, r का मात्रक, क्योंकि r दूरी है ना, मीटर होगा इसका मात्रक, और स्क्वायर लग जाएगा, मीटर स्क्वायर ये आ गया, और नीचे आपका एक द्रव्यमान ये है और एक ये है, तो किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपका मात्रक निकल आएगा। इसका मान याद रखिएगा 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है, इसी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। नेक्स्ट है संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग और बल ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से शब्द समझाए थे। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये सारे जो मैं ले रही हूँ, त्वरण, द्रव्यमान, ये सब क्या होते हैं ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी निकाय पर कोई बल कार्य ना करे तो निकाय का कुल संवेग सदैव नियत रहता है। ठीक है, यही संवेग संरक्षण का नियम है। आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम पदार्थ की अवस्था वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, परेशान मत होइए, साइंस के सिलेबस के लिए बस एक चैप्टर बचा है आपका, वो भी जल्दी करवा दिया जाएगा, और जितना भी हो गया है उसको रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।